हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 करते हैं जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। और आज इस वीडियो में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन मैन। न्यूट्रिशन इन मैन में बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। पहली बात कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। हम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को इंजेस्ट करते हैं थ्रू माउथ, और डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। सेकंड पॉइंट इज कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इसका क्या मतलब है, ये डायग्राम देखते हैं। इसमें हमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है, और ये जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि एक लंबी सी ट्यूब है। ये जो ट्यूब है ना, इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग जिसको हम माउथ कहते हैं, उसके थ्रू फूड जो है वो इंजेस्ट होता है, यानी कि अंदर एंटर करता है। और दूसरी ओपनिंग होती है जिसको हम एनस कहते हैं, इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फीसिस जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह का एलिमेंट्री कैनाल जिसमें दो ओपनिंग्स हो, वन फॉर इंजेशन एंड द अदर फॉर इजेशन, उस तरह की एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के केस में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। और एक और फीचर पेरिस्टालसिस। ये क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसकी मसल्स जो है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सो दैट कि जो फूड है उसको आगे की तरफ पुश किया जा सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फूड पीछे ना जा सके। इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। स्टेप्स कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के? 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन यानी कि फूड का पचना, एब्जॉर्प्शन यानी कि पचे हुए खाने का ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, असिमिलेशन यानी कि उस फूड का हमें एनर्जी देने के लिए या हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज होना, और इजेशन यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना। ये 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। कहाँ से फूड इनटेक होना है? माउथ से होना है। माउथ की जो ओपनिंग है वहां पर दो लिप्स होते हैं जो कि हमारी माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। और इसके अंदर का जो है ना पार्ट, उसको वेस्टिब्यूल कह देते हैं। अब यहाँ से फूड जो है ना वो अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में आ जाएगा। इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि सॉलिड फूड को या लिक्विड फूड को इंजेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं होलोजोइक। अब हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो सबसे पहले क्या आ गया? माउथ। माउथ ने इंजेशन में हेल्प की और फूड यहाँ आ गया। ये जो कैविटी है ये क्या है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। इसके अंदर क्या कुछ होता है? हमारे दांत होते हैं, हमारी जीभ होती है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं। एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस टीथ नाउ। इंसान के केस में क्या है कि जो दांत है ना ये दो सेट्स में आते हैं। जो पहला सेट है जो बच्चों में आना स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ या दूधिया दांत भी कह देते हैं। इनका नंबर होता है 20। और फिर जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, फिर ये जो है ना मिल्क टीथ या दूधिया दांत ये गिर जाते हैं, इनकी जगह पर नए आते हैं दांत, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और इनका नंबर 32 तक हो सकता है। जो दांत होते हैं ये 4 तरह के होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर्स या इंसीजर्स कौन से हैं? जो आगे वाले, ठीक है। इनका काम बेसिकली कटिंग का होता है। फिर आ जाते हैं कैनाइन्स, और फिर प्रीमोलर्स, और फिर मोलर्स। यहाँ पर देखो इनके ऊपर की ये इनेमल की शेप आप देख सकते हो कि किस तरह का इनका जो है डेंटाइन है। काम क्या करते हैं टीथ? कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मेस्टिकेशन, ये सारे काम हमारे दांत करते हैं। लेकिन हम लोग ना दांतों को इतना सीरियसली लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एज में ना ज्यादातर साफ सफाई का ध्यान बच्चे कम ही रखते हैं। और जब हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कीड़ा लग जाएगा दांतों पे, जिसको हम कहते हैं डेंटल केरीज। तो होता क्या है कि डेंटल केरीज से ग्रेजुअली जो है ना हमारे दांतों का इनेमल या डेंटाइन, यानी कि वो वाला पार्ट जो ऊपर से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उनके अंदर की जो शुगर्स होती हैं उनके साथ बैक्टीरिया एक्ट करके एसिड्स बनाते हैं। ये जो एसिड हैं या तेजाब हैं, ये हमारे दांतों के इनेमल में से मिनरल्स को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिसको हम डीमिनरलाइजेशन भी कह देते हैं। मिनरल्स बाहर निकलेंगे तो सॉफ्टन हो जाएगा इनेमल, यानी कि कमजोर हो जाएगा। अब बहुत सारे बैक्टीरियल सेल जो हैं फूड के साथ मिलके दांतों के ऊपर स्टिक कर जाते हैं और बना देते हैं डेंटल प्लेक। ये जो है ना येलोइश ब्राउनिश सा दिखाई देता है, गंदा गंदा सा दिखाई देता है।
और इसके कारण क्या है कि जो सलाइवा है वो टूथ सरफेस के ऊपर पहुंच ही नहीं पाता ताकि जो है एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि प्लेक ने कवर किया होता है। इसलिए हमें जो है रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर ईटिंग फूड, ताकि प्लेक जो है वो रिमूव हो सके और जो बैक्टीरिया है वो एसिड्स ना बना सके। थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम हो दांतों की तो डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो दांतों को और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं टंग की, यानी कि जीभ की। एक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमें खाने को च्यू करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और स्वेलो करने के लिए हेल्प करता है, और बोलने में भी हेल्प करता है। जो साउंड निकलती है उसमें भी टंग हमारी हेल्प करती है। तो जो टंग होती है उसके अलग अलग पार्ट जो है ना वो अलग अलग तरह के टेस्ट जो है उनको सेंस करते हैं, जैसे कि नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सारे टेस्ट। तो टंग के अंदर के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं अबाउट टेस्ट, और हमारा जो ब्रेन है वो टेस्ट को सेंस करता है। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। देखो, जब हमने फूड को इंजेस्ट किया, फूड बक्कल कैविटी में आ गया, तो टीथ मेस्टिकेट कर रहे हैं फूड को, टंग भी उसमें हेल्प कर रही है, साथ ही सलाइवा भी तो पड़ता है ना फूड के ऊपर। हम कह नहीं देते कि मुंह में पानी आ गया। जैसे हमारे साथी ने खाना खाना शुरू किया तो फूड की स्मेल से या देख के हमारे भी मुंह में पानी आता है। वो पानी नहीं आता, वो आता है सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आता है? ग्लैंड्स से आता है, जिनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और हमारे मुंह के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे ना तीन तीन ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि 3 पेयर्स हो गए। लोअर जो के नीचे की तरफ 2 ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं, और एक अपर जो के ऊपर वाली साइड पे होती है जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, और यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होके यहाँ बक्कल कैविटी में आ जाता है। सलाइवा क्या करता है? ये लुब्रिकेट करता है और मॉइस्चन करता है फूड को, ताकि ये जो फूड है उसको निगलना ईजी हो जाए। और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट करा देता है। सो जो हम स्टार्च खाते हैं ना वो बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती है, और सलाइवरी एमाइलेज उस स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज के अंदर तोड़ना शुरू कर देता है। अब बक्कल कैविटी से फूड ने यहाँ पर आना है। ये क्या है? ये है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो ऊपर नेजल पैसेज है उसके साथ जोड़ रहा है उसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का ये वाला पार्ट जो बिल्कुल बक्कल कैविटी के सामने आता है उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो विंड पाइप की तरफ लीड करता है उसको हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, और ये जो एपिग्लोटिस है ना ये इंश्योर करता है कि जब भी हम खाना निगलें तो वो विंड पाइप में ना जाए बल्कि वो फूड पाइप में ही जाए। सो ओरोफेरिंग्स में यहाँ पे खाना आएगा और वहां से ये चला जाएगा ईसोफेगस के अंदर। तो ये हो गई ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम क्या है? पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। सो इसने डाइजेशन नहीं करनी, इसने सिंपली फूड को आगे स्टमक तक लेके जाना है। ये जो जे शेप्ड हाईली मस्कुलर पाउच जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टमक। इसकी जो लाइनिंग है बड़ी टफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड की चर्निंग होनी होती है, तो ये और भी ज्यादा ना पीस ही देता है फूड को। सिर्फ मस्कुलर ही नहीं है इसकी लाइनिंग जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें 4 चीजें होती हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिनोजन एंजाइम एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। अब ये क्या काम करते हैं ये भी एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी कि HCl की। HCl क्या करता है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, यानी कि pH 2 to 3 तक मेंटेन करके रखता है स्टमक के अंदर। और दूसरा काम क्या करता है? खाने के साथ आने वाले किसी भी तरह के माइक्रोब्स या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं उनको मार देता है, तो हमारी प्रोटेक्शन भी करता है। नेक्स्ट क्या है कि गैस्ट्रिक लाइनिंग से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में निकलता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन। ये जो पेप्सिनोजन है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण या जो एसिडिक पीएच हो जाता है HCl के कारण, उसके कारण ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है वो आगे प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस। हम वापस आते हैं इसी स्लाइड पे ही
हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कंपोनेंट है म्यूकस। तो ये ना एक स्टिकी सा लुब्रिकेटिंग सा फ्लूइड होता है। ये म्यूकस क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपने ही स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड के ऊपर तो एक्ट करना है, पर अपनी जो है गैस्ट्रिक लाइनिंग उसको थोड़ा खराब कर लेना। उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? म्यूकस की हेल्प से। सो म्यूकस जो है ना वो गैस्ट्रिक लाइनिंग को कोट कर लेगी, सो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक लाइनिंग के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। एंजाइम कौन से निकलते हैं दो गैस्ट्रिक जूस में? पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजन जो है, जैसे हमने पहले भी बात की है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। ये जब एक्टिव होगा तो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। पेप्सिन आगे जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करेगी। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लिवर की। देखो ये स्टमक के ऊपर वाली साइड पे ये बड़ा सा एक ऑर्गन नजर आ रहा है ना, ये क्या है? ये है लिवर। तो लिवर हमारी जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और ये जो एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है उसको हम हिपैटिक जूस या बाइल जूस कहते हैं। और ये जो हिपैटिक जूस है ये निकलेगा तो यहाँ से लिवर से, लेकिन स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस जो है वो स्टोर हो जाता है। जैसे ही स्टमक से फूड जो है ना वो ड्यूडिनम में एंटर करता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर जो है ना ये स्क्वीज करेगा और यहाँ से निकल के बाइल जूस जो है वो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ यहाँ ड्यूडिनम में एंटर कर जाएगा। तो बाइल जूस काम क्या करेगा? पहली बात तो ये है कि बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। हाँ, ये पीएच जरूर अल्कलाइन कर देता है। देखो यहाँ स्टमक से जो फूड आएगा वो एसिडिक ही होगा ना यहाँ पर, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और स्लाइटली अल्कलाइन पीएच जो है ना वो मेंटेन कर देगा। इसके अलावा बाइल जूस के अंदर दो पिगमेंट्स होती हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो हमारी जो बॉडी वेस्ट है या जो फूड वेस्ट है, फीसिस है, उनका जो कलर होता है ना येलोइश ब्राउन सा, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स। इसके अलावा बाइल जूस के अंदर सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं जो आगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का क्या मतलब है? बिग फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं उनको छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो अगर ये एक बिग फैट ग्लोब्यूल है तो जब इसकी इमल्सिफिकेशन होगी तो ये छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर टूट जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक फैट ग्लोब्यूल का कितना सरफेस एरिया है और जितने इससे छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स बने हैं उनका कितना सरफेस एरिया है, तो हम ये देखेंगे कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल जो है इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया होने से क्या है कि ज्यादा एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उससे क्या है कि फैट्स की डाइजेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। देखो ये जो स्टमक है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक लीफ लाइक ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों का रोल प्ले करती है। हम पहले एक्सोक्राइन रोल की बात करते हैं। एक्सोक्राइन में क्या है कि इसने एक जूस सिक्रीट करना है जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। इस जूस को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से इसके अंदर दो और भी एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो पैनक्रियाज इनको स्क्रीट तो कर देता है, लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होंगे? जैसे यहाँ पर ड्यूडिनम जो है ना वहां से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज, वो रिएक्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। फिर आगे ये जो ट्रिप्सिन है ना ये आगे जाके जितने भी काइमोट्रिप्सिनोजन के मॉलिक्यूल है उनको एक्टिवेट करना है इसने और इनको एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दोनों जो है ना एंजाइम्स, ये आगे प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं।
अब हम बात करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन रोल ऑफ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन जो है इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है, और अगर ज़रूरत हो तो ये जो ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकागोन हार्मोन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। तो इससे हमारा जो है ब्लड का शुगर लेवल वो रेगुलेट होता है। आपने डायबिटीज के बारे में तो सुना ही होगा ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंसुलिन जो है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ज्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में रह जाएगा तो हम कहेंगे कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया, उसी को ही हम डायबिटीज कहते हैं। सो पैनक्रियाज का भी हेल्दी रहना बड़ा जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, होती तो वैसे काफी लंबी है पर कहते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है। चलो, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, डोडिनम, जेजुनम, इलियम। ये देखो स्टमक के इमीडिएटली बाद ये जो सी शेप्ड सी स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रही, ये क्या है? ये है डोडिनम। फिर इसके बाद आता है जेजुनम, और फिर एंड में यहाँ पर इलियम। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो वेरी करती है, यानी कि हर्बीवोर्स के अंदर वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, उनकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो लंबी होती है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जो कि हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो इंटेस्टाइन है यहाँ से भी तो एक डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। इसमें क्या होता है? इसमें एक एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो कि फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर होता है ड्यूडिनम से जो रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज, जिसके बारे में हम पहले भी बात करके हटे हैं कि वो पैनक्रियाज से आने वाले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि प्रोटीन्स की डाइजेशन हो सके। और काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? सारी फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ये जो है ना इलियम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ये कोलोन के साथ जुड़ता है। यहाँ पर आपको एक और भी ऑर्गन नजर आ रहा है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स है ये क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि नॉन फंक्शनल है। ये हमारे अंदर अब कोई काम नहीं करता। हाँ, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी जो है ना रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसको ट्रेस आउट करता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स हैं? लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जिसमें कि अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ कोलोन। फिर ये सीधा जाती है ऐसे, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ कोलोन। फिर इसका जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कोलोन। और सारी की सारी जो पानी की एब्जॉर्प्शन है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होनी है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ कि डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई और फूड की एब्जॉर्प्शन भी हो गई। अब फूड के अंदर पानी पानी जो रह गया वेस्ट के साथ, उस पानी की एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म हो गई। अब क्या बचा? अब सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो बची, जिसको हम फीसिस भी कह सकते हैं। वो कहाँ जाएगी? अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होती है टेम्पररीली। कब तक? जब तक कि एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर ना निकल जाए। सो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की सेकंड ओपनिंग है जिसको हम एनस कहते हैं, इसकी ओपनिंग पे ना स्पेशल स्फिंक्टर्स होते हैं जिनको हम एनल स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो एनल स्फिंक्टर्स खुलेंगे और रेक्टम के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल टेम्पररीली स्टोर किया हुआ है वो इस एनस के थ्रू फिर बाहर निकल जाएंगे। सो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड वेस्ट रेक्टम में होता है। ये हो गया अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। होता क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अल्टीमेटली शुगर मोनोमर्स में डाइजेस्ट हो जाते हैं,
जितनी भी प्रोटीन्स हम खाते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर डाइजेशन अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, अब ये एब्जॉर्ब होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये देखो एक डायग्राम, इसमें हमें टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप देख सकते हो कि इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है उसमें कितने सारे फिंगर लाइक फोल्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम कहते हैं विल्लाई। तो मिलियंस ऑफ विल्लाई जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये जो विल्लाई हैं ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण क्या है कि फूड की जो एब्जॉर्प्शन है उसकी रेट बढ़ जाती है। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू विल्लाई। अब अगर हम ये जो विल्लाई का पार्ट है इसको और भी डिटेल में देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये विल्लाई है ना, ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है, इनके अंदर ब्लड सप्लाई हमें नजर आ रही है। ये देखो ये ब्लू एंड रेड जो है ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ही तो फूड की एब्जॉर्प्शन होनी है। सो क्या होता है कि एक तो विल्लाई के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी अच्छी खासी है, हाईली वेस्कुलर अलाइनिंग। उससे क्या है कि जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसकी एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इजी हो जाती है। सो सारा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम इसको फिर आगे लेके जाएगी। अब ये जो फूड है डाइजेस्टेड फूड ये हमारे लिए एनर्जी देगा, हमें रिपेयर ग्रोथ मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, यानी कि यूज होगा भी हमारी बॉडी में। बस डाइजेस्टेड फूड का यूज होना उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। लास्ट स्टेप इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गई है या फीसिस बच गए हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया अबाउट न्यूट्रिशन इन मैन। एक एक्टिविटी भी इस टॉपिक के साथ रिलेटेड हम कर लेते हैं। हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक एक ml 1% स्टार्च सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है जी, दो टेस्ट ट्यूब्स ली, ए एंड बी, दोनों के अंदर 1 ml ईच स्टार्च सोल्यूशन डाला 1%। अब हम क्या करेंगे कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च सोल्यूशन ही रहने देंगे, लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम स्टार्च सोल्यूशन के साथ ही थोड़ा सा सलाइवा भी ऐड कर देंगे और सलाइवा ऐड करके इसको 20-30 मिनट के लिए ऐसा छोड़ देंगे। अब होगा क्या, देखो ये वाली जो है टेस्ट ट्यूब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च है, लेकिन यहाँ पर स्टार्च के साथ सलाइवा आ गया। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर देगा और स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देगा। अब थोड़ी देर के बाद हमने क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि आयोडीन जो है ना वो इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालेंगे। देखो जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च ऐसा ही पड़ी हुई है, ये पहले भी स्टार्च ही थी अब भी स्टार्च ही है, और ये पॉजिटिव टेस्ट आएगा इसका। क्यों, क्योंकि इस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा तो इसके अंदर हमने डालना ही नहीं था। लेकिन जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने सलाइवा डाला था ना, तो क्या किया सलाइवा ने, इसके अंदर की स्टार्च को कर दिया डाइजेस्ट। अब जब हमने इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो हमें आयोडीन का ही येलोइश ब्राउन कलर यहाँ पर मिला, ब्लू नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि स्टार्च सारी डाइजेस्ट हो चुकी है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि सलाइवा के अंदर का एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।